आप सभी दर्शकों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पेज पर जहां आज हम सभी उपस्थित हुए हैं। नालंदा जिला अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम उस भूमि की बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हमारे वक्ता जुड़े हैं। हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी। आप अ, विभागाध्यक्ष हैं अंग्रेजी के नव नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी नालंदा से। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के स्टेज पर। हमारे दूसरे वक्ता के रूप में जुड़ रहे हैं रामविलास प्रसाद जी। आप वरीय पत्रकार हैं प्रभात खबर नालंदा से। आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत बिहार स्वाभिमान आंदोलन के स्टेज पर। जैसा कि सर आज का प्रसंग है नालंदा कल, आज और कल। हम बात करने वाले हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि नालंदा जिसकी एक उसका अतीत बहुत ही ज्यादा स्वर्णिम है। मगध साम्राज्य की पहली राजधानी के रूप में, हालांकि उस समय नालंदा जिला अपने आप में जिला के रूप में नहीं जाना जाता था, किंतु ये जो भूमि है ये बहुत ही पवित्र भूमि है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। चाहे हम शिक्षा की बात करें, चाहे हम वहाँ अध्यात्म की बात करें, धर्म की बात करें, चिंतन की बात करें, विभिन्न पहलुओं पे, विभिन्न जो आयाम है उस पर हम देखते हैं कि नालंदा कहीं ना कहीं बिहार में जितने भी जिले हैं उनमें एक अलग पहचान रखता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर श्रीकांत सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप बताइए कि आज से 25-30 साल पहले जब नालंदा जिला 1972 में एक जिला के रूप में स्थापित हुआ, उससे थोड़ा सा पूर्व या उस समय की हम बात करें और आज का नालंदा, हालांकि बिहार का जो सिर्फ नेतृत्व है राजनीति का वो नालंदा से आता है, तो कितना बदलाव आप देखते हैं और ये बदलाव की दिशा और दशा कैसी रही है, हमारे दर्शकों को विस्तार से इस विषय में बताएं। धन्यवाद प्रवीण जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है नालंदा जिला के बारे में। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि नालंदा विश्व श्रुत ज्ञान का केंद्र रहा है और इसकी ऐतिहासिक परंपरा इतनी समृद्ध रही है कि पूरी दुनिया तक इसके विकास की और इसकी साधना की, इसकी सांस्कृतिक उन्नयन की अनुगूंज पूरी दुनिया तक पहुंच गई। तो बिहार में नालंदा निश्चित रूप से एक खास महत्व रखता है, पूरी दुनिया के स्तर पर इसका महत्व है। और 1972 में जब ये नालंदा जिला अलग से बनाया गया तो पटना जिला को ही डिवाइड करके इसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया। सच पूछे तो नालंदा को तो एक तरह से मगध की राजधानी होने का गौरव प्राप्त था। आप जानते हैं राजगीर नालंदा में ही आता है और राजगीर जो है मगध साम्राज्य का जब राजधानी थी तो पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने अपने सीमा में समेट लिया था। तो उन दिनों से नालंदा का एक स्वाभिमान और नालंदा का महत्व पूरे देश और दुनिया में है। 72 के बाद नालंदा के विकास में कई आयाम जुड़े। हाँ, लेकिन क्या है, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी बिहार में खास करके, तो उसकी स्थितियां जब बदलती गई तो फिर संक्रमणकालीन स्थितियां रही जो कांग्रेस और गैर कांग्रेस सरकारों के बीच में जो परिवर्तन होते गए और वो मामला आते आते लालू जी तक आ गया। तो 1990 तक ये स्थितियां बिल्कुल जैसे पूरे बिहार में उठापटक की स्थितियां रही, राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियां रही या राजनीतिक प्रयोग की स्थितियां रही, उसका प्रभाव नालंदा जिला पर भी हम देखते हैं। और उसके बाद आप देखते हैं नीतीश जी का आगमन जब होता है 2000 और 2005 के बाद से जो स्थितियां जो बदलती हैं तो वो देखते हैं कि नालंदा जिला के पक्ष में थोड़ा परिवर्तन हम देखते हैं और वो परिवर्तन काफी सकारात्मक परिवर्तन हम देखते हैं। यूं तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने पूरे बिहार को एक तरह से सम्यक दृष्टि से देखा, बराबर की दृष्टि से देखा, सब जगह विकास हुए, लेकिन नालंदा का अपना खास ड्यू था। इस वजह से थोड़ा अटेंशन उनको नालंदा में खास करके राजगीर पर उनका खासा ध्यान गया, क्योंकि पर्यटन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होने की वजह से ये पूरी दुनिया को ये अपने महत्व से परिचित करा सकता था या बिहार का परिचय करा सकता था। ये क्षमता नालंदा जिला की है। नालंदा जिला
का पोटेंशियल इतना है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूरा बिहार नहीं पूरे भारत को खिला सकता है। जैसे देखते हैं दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था, हांगकांग और अपने कई देश हैं जहां की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है टूरिज्म के आधार पर, टूरिज्म ही जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो नालंदा जिला में वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये नालंदा, राजगीर और पावापुरी 3 महत्वपूर्ण स्थल जो हैं ये पर्यटन के, वो उसका कंसंट्रेशन नालंदा ही है। तो इस वजह से नालंदा का महत्व। जी सर, ध्रुव जी को बोलने के लिए स्वागत है। सर हाँ नहीं कोई बात नहीं है। हाँ, ध्रुव जी को भी स्वागत है इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो जाने के लिए। और हम नालंदा जिला पर बात कर रहे हैं इसकी कि जब नालंदा जिला बना तब से इसके महत्व में उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि हुई है या क्या परिस्थितियां हैं दशा के बारे में प्रवीण जी ने मुझसे पूछा है। तो उस पर एक मोटी लकीर में खींचने की कोशिश कर रहा हूं कि 2000 के बाद से नालंदा जिले में परिवर्तन हुआ, काफी परिवर्तन हुआ, इसकी स्थितियों में सुधार हुई, सड़कें बनी, लोग में जागरूकता भी हुए। लेकिन फिर भी जो अपेक्षित काफी पुल और ये सड़कें, नली गली, ये सब जो है योजनाएं चली और उसका सकारात्मक प्रभाव हुआ है, विकास निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन बिहार के अन्य जिलों की तरह कुछ मूलभूत चीजों पर बिहार सरकार का ध्यान नहीं गया, और या कहिए कि पॉलिसीगत कुछ एक तरह से गलतियां हुई। वो देखते हैं कि उसका कुप्रभाव नालंदा जिला पर भी देखा जा सकता है। जैसे शराबबंदी को उन्होंने बाद में अपने को ठीक कर लिया, उसी तरह से शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो नालंदा जहाँ से ज्ञान की रश्मियाँ पूरी दुनिया में पहुंची, और वो वहाँ शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संस्थाएं इधर कुछ निजी और सरकारी संस्थाएं कुछ बढ़ी हैं नालंदा जिले में भी, लेकिन क्या है कि वो जो डिग्री बांटने की जो परंपरा है, आप शिक्षा माफियाओं के हाथ में जो संस्थान चले जाते हैं, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स जो हो रहे हैं, तो थोड़ा नालंदा के बिल्कुल कंट्रास्ट में ये काम हुए हैं। तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां बनी हुई हैं शिक्षा के स्तर पर। देखिए, यहाँ कृषि भी परंपरागत स्तर पर आज भी हो रहे हैं, उसमें वैज्ञानिकता नहीं हम जोड़ पाए हैं। अब बिहार में ये एग्रीकल्चर, इसका बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, या बिहार के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार, या कहिए बिहार की संपदा मुख्य रूप से एग्रीकल्चर में ही है। और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हम परंपरागत तरीके से आज भी कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल में बहुत परिवर्तन हुए हैं, लेकिन लॉ ऑर्डर की सिचुएशंस, पावर का जो सप्लाई होता है इंटरप्टेड नहीं होता है। ये सब चीजों ने क्या है, बिहार को एक पहचान जो मिलनी चाहिए थी, स्वाभिमान जो मिलनी चाहिए थी, और उसका प्रमाण होता हमारे यहाँ जब उद्योगपति आते, इंडस्ट्री लगाते, बड़े बड़े शिक्षा के संस्थान पूरे राष्ट्रीय पैमाने से उद्योगपति आते और खोलते, तब हम समझते कि नहीं, हमको बिहार को महत्व और पहचान पूरी भारत में या पूरी दुनिया से मिल रही है। लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो बिहार जिन कमियों का, जिन कमजोरियों का शिकार रहा है, उसका शिकार नालंदा जिला भी आज भी है। आज भी इंतजार है कि नेतृत्व की आंखें खुले, या फिर कोई नए नेतृत्व। नीतीश जी ने भी बहुत अच्छी खासी पारी खेली, लालू जी के बाद बिहार में बहुत कुछ हुए, सकारात्मक सोच बनी, परिवर्तन हुए, लेकिन वो ना काफी रहे। जी प्रवीण जी, और जी हेलो। जी 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 मैं अभी हमारे साथ हमारे दो जुड़े हैं। प्रशांत सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारे इस फेसबुक पेज पर। और डॉक्टर कुमार जी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपका भी सादर अभिनंदन है सर हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि डॉक्टर श्रीकांत सिंह सर ने कहा कि नालंदा की ऐतिहासिक जो उसका महत्व है, और कालांतर में वह शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। बौद्धिज्म और कई सारे विषयों की पढ़ाई वहाँ पे होती रही, और विश्व के विभिन्न भागों से, विभिन्न जगहों से शिक्षार्थी शिक्षार्जन के लिए बिहार के नालंदा की ओर उन्मुख होते थे, आते थे। और शिक्षार्जन के बाद विश्व में ज्ञान की ज्योति फैलाने में नालंदा की महती भूमिका रही है। वर्तमान स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसा सर ने कहा। सर ने शिक्षा के साथ साथ कृषि की बात की,
क्योंकि गंगा का जो ये मैदानी भाग है, यहाँ कृषि की बहुत इसकी कह सकते हैं कि वहाँ पे संभावनाएं हैं उस क्षेत्र में काम करने की। और अगर राजनीतिक जो है सपोर्ट अगर मिले तो नालंदा को बहुत आगे ले जाया जा सकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप विभागाध्यक्ष हैं बिहार शरीफ नालंदा शिक्षा कॉलेज बिहार शरीफ में। आपका स्वागत है। हम जानना चाहते हैं कि कालांतर में नालंदा जो कि शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र था, अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो बिहार कभी में सिमटा हुआ पाते हैं। बिहार में ही विभिन्न शिक्षा के वैसे केंद्र थे, चाहे हम बात नालंदा की करें, ये प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था। बाद में फिर हम पालवंशीय शासकों ने भागलपुर में जिस तरह से एक और विश्वविद्यालय का जो है निर्माण कराया, तो आखिर वो कौन सी ऐसी चीजें इसके लिए आप उत्तरदायी मानते हैं कि नालंदा शैक्षिक रूप से आज विश्व पटल पर नहीं है? हालांकि नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है और किया गया है, लेकिन वो कालक्रम जिसमें शिक्षा की दशा बिल्कुल खराब हो गई, तो उसके लिए किसको आप उत्तरदायी मानते हैं? इस विषय पर हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे पहले श्रीकांत जी को प्रणाम, प्रशांत जी को भी नमस्कार। रामविलास जी अभी दिख नहीं रहे स्क्रीन पर, बहुत वरीय पत्रकार हैं। हाँ, जुड़ेंगे फिर। तो सबसे पहली बात कि आपको बधाई, धन्यवाद कि आप देर से सही आप नालंदा आए। आप जानकारी है कि 30 जिलों में आपने 30 जिलों को आपने इस तरह से अपने अभियान के तहत शामिल किया है और एक 30वें जिले में नालंदा है। हम लोगों को बहुत गौरव होता है कि हम उस धरती से हैं जहां से पूरा हिंदुस्तान शासित होता था। पहली बार किसी 16 महाजनपदों में से धीरे धीरे जो जनपद घटते गए और जो 4 उभरे उसमें एक मगध भी है। और मगध ने उसी राजगृह, नालंदा जिले के राजगृह से पूरे देश को पहली बार एक ऐसे भूभाग में जो सचमुच आज का भारत है, आज का हिंदुस्तान है, उस परिदृश्य को जमीन पर उतारा। तो वो दिशा, वो सोच, वो नेतृत्व नालंदा ने दिया है। बिल्कुल श्रीकांत जी ठीक कह रहे थे, शिक्षा का केंद्र। हम सब जानते हैं दुनिया का पहला विश्वविद्यालय नालंदा है। नालंदा कैसे किन स्थितियों में आज पीछे चला गया वो बहुत शोध हो चुके हैं, बहुत अलग बात है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए पूरा नालंदा, पूरा मगध, पाटलिपुत्र समेत शिक्षा का केंद्र था। ये बात पूरी दुनिया को अभी भी ज्ञात नहीं है। हमें ये जान के आश्चर्य होता है और गर्व भी कि नालंदा ही नहीं, नालंदा से भी 4 शताब्दी प्राचीन तिल्हड़ा में एक विश्वविद्यालय था जिसकी हाल में खुदाई हुई है। 2007 में पहली बार मुख्यमंत्री जब वहां गए तो वहां के तिल्हड़ा जो गांव है, तिल्हड़ा के का जो पंचायत है, जो उसकी जो पंचायत है, उसके मुखिया ने कोई गुप्ता जी वहां मुखिया थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि यहाँ बहुत इसको जरा खुदाई करवाइए। उन्होंने तुरंत ये काम पुरातत्व, जो बिहार पुरातत्व निदेशालय है, उसको सौंपा और 2 साल के अंदर ही ये राज्य सरकार ने ये जानकारी उपलब्ध करा ली कि सचमुच ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। और खुद मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। राजनीतिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठकर हम लोग को सोचना चाहिए। हम लोग शिक्षा से जुड़े लोग हैं, इतिहास से जुड़े लोग हैं। तो उन्होंने खुद कुदाल चलाकर 2009 में 26 दिसंबर को उसकी खुदाई प्रारंभ कराई। 5 साल खुदाई हुए। और देखिए ऊपर में तो पालकालीन चीजें मिल रही थी, लेकिन जैसे जैसे नीचे के लेयर में खुदाई होती गई, कुषाण कालीन एक बहुत बड़ा बौद्ध विहार सामने आया और 100 से अधिक चीजें मिली, सामग्री मिली, जो कई मोहरे मिली, शिलालेख मिले और 4 फीट की बौद्ध की अभय मुद्रा में एक मूर्ति मिली। ये प्रमाणित हो गया कि वो कुषाण कालीन अवशेष है और वो बहुत बड़ा बौद्ध महाविहार है। यानी स्पष्ट है कि नालंदा, ठीक है, नालंदा की ख्याति मिली, नालंदा विश्वविद्यालय जहां पूरी दुनिया से, उस वक्त की जो दुनिया थी वहां से लोग आए, यहाँ बैठ के संस्कृत सीखे, फिर जो पाली में और जो हमारी पुरानी भाषाएं थी उसके जो पांडुलिपि थी उसको उन्होंने अनुवाद किया, ले गए, जापान ले गए, चीन ले गए। ये सब
सब जानती, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मैं विशेष तौर पे तिल्हड़ा की बात करना चाहता हूं कि अतीत जो है कितना गौरवशाली है, और देखिए कैसे शिक्षा का केंद्र बना। हमको आश्चर्य होता है कि जो अभी बिहार शरीफ है वो उदंतपुरी विश्वविद्यालय के रूप में पहचान उसकी हुई है। कहने का मतलब कि, और बाद के दिनों में जब राजधानी मगध की पाटलिपुत्र हो गई, राजगिरी से चंपा होते हुए, जिससे हम लोग विक्रमशिला की बात कर रहे हैं उदयन के शासन में, तो पाटलिपुत्र भी एक शिक्षा का केंद्र बन गया। कहने का मतलब है कि पूरा मगध जिसने वो शासन का ही केंद्र नहीं रहा बल्कि शिक्षा का भी केंद्र रहा है। ठीक है कि आज नालंदा फिर से नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे दी जा रही है। मैं महाविद्यालय में जहाँ हूँ अभी कार्यरत, नालंदा कॉलेज, जान के आश्चर्य होगा, लेकिन देखिए इसकी प्रसिद्धि नहीं है, वो राज्य का दूसरा सबसे प्राचीन महाविद्यालय है। पटना कॉलेज है जिसकी लगभग 158 साल, आने वाले दिनों में 160 साल का होगा, और हम लोग अभी 150वें साल में, नालंदा कॉलेज का 150वां वर्ष चल रहा है। और 100वीं यानी शताब्दी वर्ष में राष्ट्रपति यहाँ आए थे उसी कॉलेज प्रांगण में, और स्टाम्प मतलब डाक विभाग ने उनके सम्मान में, कॉलेज के 100 साल के सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। ये सब बातें मतलब नई पीढ़ी को इस हिसाब से रखने की आवश्यकता है कि अगर हमारा अतीत गौरवशाली है, विरासत बहुत मजबूत है, इस पर हम गर्व कर सकते हैं, तो उसका एहसास भी हमको होना चाहिए, तभी हम शायद और कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हालांकि बहुत पक्ष है, आप देखेंगे कि अच्छा ये भी बात सिर्फ कहने की नहीं है। उदंतपुरी में वो लोग हुए, उदंतपुरी का ही छात्र जाके विक्रमशिला में कुलपति बनता है। उनका नाम जो है वो दीपंकर श्री ज्ञान है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो विश्वविद्यालय की पढ़ाई, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, किस तरह की न सिर्फ बौद्ध साहित्य की बल्कि तमाम उन दिनों की जो के विषय थे, ज्योतिष शास्त्र होंगे, खेती से जुड़े, आध्यात्म से जुड़े, दर्शन से जुड़े, मौसम विज्ञान से जुड़े जो भी विषय रहे होंगे, वो सब तकनीक, हथियार बनाने से लेकर उस समय के जो तीर धनुष और जिस तरह के एमिनेशंस बनते थे, वो सब क्या ज्ञान अपने छात्रों को दिए जाते थे। नालंदा के बारे में बहुत चीजें प्रसिद्ध है। एक तो प्रसिद्ध है कि द्वारपाल ही, आज की तरह एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, द्वारपाल ही कुछ सवाल करता था छात्रों से जो इच्छुक होते थे आने के लिए, और वो अगर संतुष्ट हो तो एंट्री होती थी विश्वविद्यालय परिसर में। आप कल्पना कर सकते हैं, श्रीकांत जी मेरी बात से सहमत होंगे, प्रशांत जी भी सहमत होंगे, प्रशांत जी बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इन चीजों पे कई बार लिख चुके होंगे, मैं मानता हूं। रामविलास जी इस बात को तो बहुत, वो भी बड़े पत्रकार हैं। कहने का मतलब ये जो गौरवशाली अतीत है हमारा, वो आज की पीढ़ी के सामने उस ढंग से रखे जाने की जरूरत है। मैं एक तो ये महसूस करता हूँ। दूसरा, मैं मानता हूँ कि आज जो नालंदा जिला की जो स्थिति है, पर्यटन को, क्षेत्र को, अगर हम सिर्फ और कुछ नहीं, पर्यटन से इतना दे सकते हैं पूरे राज्य को, नालंदा जिला अकेले दे सकता है कि अद्भुत है। वो राजगीर हमारे जिले में है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो आज सचमुच स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार शरीफ नगर निगम है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसकी गिनती जो है देश के बहुत, आप कह सकते हैं निचले पायदान पे है, उन शहरों में जो जहां पे नगर निगम की व्यवस्था है, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, जलापूर्ति अच्छी व्यवस्था नहीं है, बाढ़ हो तो बाढ़ में दिक्कत होती है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, बाढ़ सदृश हो जाता है, जबकि पहाड़ी इलाके में है वो। कहने का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी दिक्कत है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ठीक कह रहे थे श्रीकांत जी कि जरूरत है हम सबको, सोसाइटी को भी आगे बढ़ने की। जो जिस तरह से सोसाइटी ने, हम फिर उसी नालंदा की तरफ आपको इशारा करते हैं, नालंदा ठीक है एस्टेब्लिश किया, श्री पाल डायनेस्टी के राजाओं ने उनको फीड भी किया, उनको कोई अनुदान दिए, लेकिन सोसाइटी अगर उसको समृद्ध नहीं करेगी, सोसाइटी संरक्षण नहीं देगी, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, इतिहास गवाह है गांधी जी के आह्वान पर लोगों ने आगे बढ़ के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों और विद्यालयों की स्थापना की, अपना सब कुछ दे दिया। तो ये सोसाइटी की जो दृष्टि है वो आज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आजादी मिल गई तो गांधी जी की बात खत्म हो गई। हमें इन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम और भी पक्ष, और भी हमारे कई वक्ता हैं, फिर हम लोग बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। और प्रवीण जी, इन बातों का बहुत महत्व है, और इसको जोड़ के पर्यटन से, इसको जोड़ के अतीत को हम
पूरी दुनिया के और हाँ, दुर्भाग्य जरूर है कि आज दुनिया में 400-500 से वर्षों से विश्वविद्यालय चल रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय है, सम्मानित विश्वविद्यालय है, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय 400-500 साल में ढह जाता है। ठीक है, उसका कारण आक्रमण हो सकता है विदेशी, लेकिन सोसाइटी को फिर से इस पर सोचना पड़ेगा, सरकार से अलग रखकर, कि हम जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, नालंदा नवबिहार है, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय भी आ गया, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, कई महाविद्यालय हैं जो शिक्षा की जोत बिहार शरीफ राज्य के उन शहरों में है जहां बहुत अच्छी ललक है लोगों की पढ़ने में। आप देखेंगे आसपास के जिलों की या नालंदा के दूर दराज के इलाकों से लोग आके नालंदा में पटना से ज्यादा पढ़ने की ललक है लोगों में। जहां शिक्षा मिलता है, कोचिंग की व्यवस्था अगर होती है तो वहीं रुकते हैं। ये जो है वो ज्ञान की भूमि का असर है, इसको आगे फैलाने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर अतीत बहुत अच्छा है, वर्तमान भी कुल मिला के ठीक है, सही दिशा में है मेरी निगाह में। आप इससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए हम सबको कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। धन्यवाद प्रवीण जी। जी, बहुत सही, बहुत कुछ आपने बताया हमारे दर्शकों को। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि नालंदा ज्ञान की भूमि रही है, और अपना जो ये गौरवशाली अतीत है, आज की युवा पीढ़ी को इसको स्मरण करने की जरूरत है। हमारे साथ वरीय पत्रकार रामविलास प्रसाद जी जुड़े हैं। आपकी पैनी नजर रही होगी बहुत सी चीजों पर, जब आप पत्रकारिता आप करते आ रहे हैं लंबे समय से। अब बिहार शरीफ, जैसा कि मेरी जानकारी अगर सही है, तो स्मार्ट सिटी का दर्जा उससे मिला है। स्मार्ट सिटी बनना है बिहार शरीफ को भी, जो नालंदा का जिला मुख्यालय है। सर ने बताया कि जल निकासी की वहाँ समस्याएं हैं, बहुत तरह की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि बहुत लंबे समय से राजनीति का जो शीर्ष नेतृत्व है बिहार का, वो नालंदा, हम मानते हैं कि उसका जो केंद्र है वो नालंदा ही है। फिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि नालंदा को पर्यटन के क्षेत्र में आज विश्व पटल पर, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो विश्व पटल पर है, किंतु अकेले राजगीर और नालंदा पूरे बिहार को इतना राजस्व दे सकता है पर्यटन के माध्यम से, जिसकी हम शायद कल्पना नहीं कर सकते। तो आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो इसके लिए हम समझे कि उत्तरदायी है कि नालंदा को आज भी हम दूसरे देशों के जो पर्यटन स्थल है उसके समानांतर खड़ा नहीं कर पाए हैं, और अगर इसको करने की जरूरत है तो किन किन बिंदुओं पर काम होना चाहिए, इसके विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। रामविलास जी। अब तक मेरी आवाज सुन रही है? हाँ रामविलास बाबू, आप आवाज सुन रहे हैं प्रवीण जी की? रामविलास बाबू, हेलो। रामविलास जी, प्रवीण आवाज जा रही है? हाँ जी, नमस्कार जी। नालंदा मेरा सवाल इतिहास बड़ा ही, हाँ जी जी सर, बोला। प्रवीण जी ने आवाज जा रही है? प्रवीण जी ने पूछा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। नालंदा का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है, और आज से पहले इसकी प्रतिष्ठा देश और दुनिया में सर्वाधिक रही है। नालंदा शिक्षा के क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आज से पहले ज्यादा समृद्ध है और मजबूत हुआ करता था। हम जानते हैं, सब कोई जानते हैं, प्राचीन काल में नालंदा में पहले 3 यूनिवर्सिटी एक साथ चलते थे, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रतिष्ठित था। देश दुनिया के लोग अपने ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए यहाँ आते थे। सर से हमारा संपर्क लगता है फिर से टूट गया है। कोई नहीं, हमारे साथ नेटवर्क की समस्या रहती है। जी 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 जी, नेटवर्क की समस्या रहती है। हमारे साथ जी जी, हमारे साथ एक और भी पत्रकार जुड़े हैं। आप ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, नालंदा जिला से आते हैं, ब्यूरो चीफ हैं दैनिक जागरण में। हालांकि सर से जब तक संपर्क नहीं हो पाता है, हम आपसे ही कंटिन्यू करना। जी 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 सर, लगता है कि जुड़ गए हैं वो। हाँ रामविलास बाबू, आप सुन रहे हैं प्रवीण?
आवाज ठीक से नहीं आ रही है। नहीं, आपकी आ रही है हम लोग को, मेरी बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए। जी जी बोला। हाँ जी। आ रही है, राधक आ रही है। विश्वविद्यालय तेल्हाड़ा में था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में था। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह काफी समृद्ध थी। बाद में 21वीं सदी में पुनः उसे प्रतिस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उसके बारे में आप सबों ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय बना है, नव नालंदा महाविहार डिम्ड विश्वविद्यालय बन रहा है, और तीसरे विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का बिल्डिंग तैयार किया जा रहा है। संभवतः अगले साल वो चालू हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि पुरानी विरासत फिर से शिफ्ट होगा दोहराई जाएगी। सर, वो शिफ्ट होगा। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 25 वर्षों से ज्यादा समय से है, वो शिफ्ट होगा नालंदा में। हाँ। जी, उसकी बिल्डिंग बन रही है। हाँ। वो महाबोधि कॉलेज के बगल में 15 अगस्त को ही उद्घाटन होना था, लेकिन बिल्डिंग तैयार नहीं हो सकी, जिसके चलते उसका उद्घाटन नहीं हुआ। तो अगले साल मैं समझता हूँ कि उद्घाटन हो जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी यह समृद्ध रहा है पहले से। राजगीर जैसा पर्यटन स्थल बिहार में कोई दूसरा नहीं है। यह सामरिक क्षेत्र में भी यह पहले काफी मजबूत था। इसकी राजधानी राजगीर रही है, और ब्रह्मा के मानस पुत्र ने राजा बसु ने इसे बसाया था। तब से ये कई नामों से जाना जाता है। ये पहले तो राजा बसु ने बसाया, तो इसे बसुमतीपुर कहा गया। उसके बाद कई राजा यहाँ के हुए जो काफी प्रसिद्ध रहे। पूरब में कंबोडिया और पश्चिम में ईरान इराक तक के इसका फैलाव हुआ करता था। तब इसकी इस शोहरत देश और दुनिया में सर्वाधिक थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को रणछोड़ की संज्ञा उपाधि मगध साम्राज्य जरासंध के कारण ही मिली थी। ये राजगीर ऐसी जगह है, ऐसी आकर्षक जगह है। यहाँ का प्राकृतिक भौगोलिक बनावट इतनी अच्छी है कि सभी देवी देवता मल मास मेला के दौरान तो 33 कोटि देवी देवता यहीं पधारते हैं। भगवान कृष्ण भी यहाँ आए, राम भी आए, बुद्ध महावीर की तो कर्म भूमि ही रही, नानक मखदूम साहब भी आए। तो पर्यटन के मामले में यह काफी समृद्ध रहा है। उसके साथ साथ यह तीर्थाटन का भी केंद्र रहा है। राजगीर बुद्ध और महावीर की कर्म भूमि के साथ साथ जैन धर्म के बीच में तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ की जन्मभूमि भी रही है। राजगीर नालंदा में ग्रामीण पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। नालंदा के चप्पे चप्पे में इतिहास बसा हुआ है। कई दृष्टिकोण से यह काफी समृद्ध है। कृषि के मामले में भी नालंदा सर के यहाँ नेटवर्क की लगती है समस्या है। हाँ, थोड़ी है। और प्रवीण जी, आप थोड़ा सा प्रश्नों को थोड़ा सा निवेदन है पॉइंटेड करें। थोड़ा सा जो है ना, जैसे आपने पर्यटन के बारे में मुझसे पूछा था कि पर्यटन का विकास यहाँ उस तरह से क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसी करेंगे उसको, तब हम अगर नियत समय में कुछ ठोस बात कर पाएंगे। ठीक। रामविलास बाबू, आप दिखाई पड़ रहे हैं क्या? सुन रहे हैं आवाज? जी हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, आप सुने जा रहे हैं? नहीं आ रही। आ रही आवाज। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज जा रही है? हाँ हाँ, हम लोग को मिल रही है आपकी आवाज। हाँ, स्पष्ट है। कृषि के मामले में भी नालंदा बहुत आगे है। धान का रिकॉर्ड
इन्होंने चीन का तोड़ा है, उसी तरह से आलू और प्याज के बाद में भी नालंदा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो नालंदा में आम पर्यटन की तरह, तीर्थाटन की तरह कृषि पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यह एक नई चीज और बहुत अच्छी चीज होगी। नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास गुप्तकालीन और बुद्धकालीन बामन तालाब हुआ करते थे। उन तालाबों में अधिकांश गाद से भर गए हैं, कुछ जमींदोज हो गए हैं, तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार, पुनः जुड़ रहे हैं, लग रहा है जुड़ रहे हैं। तो उसे पुनर्जीवित करने की जरूरत। नालंदा शैक्षणिक हब के रूप में विकसित हो चुका है, लेकिन शिक्षा पहले जैसी आज नहीं लग रही है। जरूरत है कि पुरानी पद्धति जैसी, पुरानी शिक्षा प्रणाली जैसी विकसित करके आधुनिक विकास किया जाए। पहले की तरह विद्यार्थियों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाए, तब मैं समझता हूं कि नालंदा जिला फिर से विश्व गुरु बन सकता है, एजुकेशनल हब की सार्थकता बन सकती है। इसके अलावे नालंदा की कई नदियां हैं जो लाइफ लाइन मानी जाती है। पैमार नदी के किनारे पहले शमजीरवा धान की खेती होती थी, उसके चावल इंग्लैंड तक के जाते थे। ऐसे हमारे यहाँ कई नदियां हैं, कई विरासत हैं जिसे संजोगने की जरूरत है। शिक्षा के अलावे कृषि को, पर्यटन को, धार्मिक महत्व को फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और यदि ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि इतिहास फिर से दोहरा सकता है। 1500 साल पुराना नालंदा विश्वविद्यालय का 2500 साल पहले बुद्धकालीन और महावीर कालिक के काल का, तो इस पर हम सबों को, हमारी सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, सबको इस पर लगना चाहिए। और जैसा ध्रुव बाबू ने कहा कि सरकार ही केवल सब कुछ नहीं कर सकती है, सामाजिक सहयोगियों, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोगों को भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुरानी जगह अपने यहाँ रही है और है, जिसमें एक जुआफर है जो भगवान बुद्ध के शिष्य महामुगलाइन की जन्मभूमि के रूप में जानी या मानी जाती है। तो वहाँ के टीले और वहाँ उत्खनन में मिले जो सामग्री हैं वो उससे भी पुराने जमाने को इंगित करता है। तो इन सभी चीजों को सहेजने की जरूरत है और बचाने की जरूरत है। तो लगता है कि और प्रशांत बाबू वगैरह सब बाकी है तो अपना विचार रखेंगे। जी धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया। अब हमारे दर्शक प्रशांत सर से जानना चाहेंगे कि अभी बहुत सी चीज़ों की चर्चाएं हुई, तो नालंदा की जो गौरवशाली अतीत है उसके पुनर्स्थापन के लिए आज की जो युवा पीढ़ी है, आज का जो सामाजिक वहाँ का जो कह सकते हैं कि लोग हैं या सामाजिक स्तर पर जिस तरह का प्रयास होना चाहिए, उसको आप कहाँ तक पाते हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, किस तरह का प्रयास चल रहा है? आप पत्रकार हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जाने का अवसर मिलता होगा, तो इस विषय पे हमारे दर्शकों को बताएं कि पुनर्स्थापन के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए आज की युवा पीढ़ी? बड़ी बात की सरकार पर निर्भरता हम लोगों को कम करनी होगी। और नालंदा में मैं मूलतः रहने वाला शिवहर का हूँ, लेकिन नालंदा एक तरह से मेरी कर्मभूमि है। दोबारा मैं यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ। पिछली बार भी 4 साल का कार्यकाल रहा मेरा, इस बार भी 2 साल हो चुका है। तो विभिन्न क्षेत्र के लोगों से हमारी मुलाकात
अभी मौजूद सबसे मौजूद विषय है विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में विलास बाबू भी सहमत होंगे, सर भी सहमत होंगे, श्रीकांत सर, ध्रुव बाबू हमारे पुराने साथी भी रहे हैं, पत्रकारिता में इनका लंबा अनुभव भी है। और इनके बारे में एक और जानकारी देते हैं कि हम लोग इनको सुना करते थे रेडियो पर, मैं ध्रुव बात कर रहा हूँ, और क्या आवाज थी इनकी खनखनाती हुई। तो अनुभव मैंने यही किया कि गौरव का बोध नहीं है उनमें। मैं अपने आप को भी नालंदा वासी ही समझता हूँ। नालंदा के इतिहास के बारे में सभी लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, क्या क्या हमारे पास था विभिन्न क्षेत्रों में, लेकिन यहाँ के बासिंदों में गौरव का बोध ही नहीं है। और जब तक हमारे में हमारे इतिहास के प्रति किसी भी संस्कृति में अगर जो व्यक्ति अपने इतिहास, अपने पास्ट पर गौरव नहीं करेगा, वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, और हर कार्य में वो सरकार पर अवलंबित रहेगा। पहले अपने को तो ठीक करो, ये चीज लैकिंग है, और ये चीज जिस दिन ठीक हो जाएगी, कहते हैं लोग कि प्रचार प्रसार नहीं है। ध्रुव बाबू ने कहा कि प्रचार प्रसार की कमी है। आश्चर्य होता है कि अभी भी नालंदा के बारे में विश्व में लोग जानते नहीं है। सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग भी फेसबुक लाइव पर मिले हुए हैं, और हमको लगता है कि नालंदा के 1 लाख सक्रिय युवा होंगे कम से कम, जो कि सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों नहीं नालंदा के बारे में बताते हैं? इसलिए नहीं बताते हैं कि उनके पास जानकारी का अभाव है और गौरव का बोध नहीं। उनमें अभिमान नहीं, गौरव होना चाहिए कि हम किस जगह के हैं, और उसका प्रचार प्रसार वो करें। हम है कि सीधे सीधे सरकार, प्रशासन इन लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, कि वो नहीं कर रही है। ये सोशल मीडिया के दौर में पूरे वर्ल्ड को हम बता सकते हैं अपने बारे में। हम राजगीर में रहते हैं, राजगीर के बगल में टहल लिए, बताए कि भाई देखिए यहाँ कृष्ण आए थे, यहाँ गुरु नानक आए थे, यहाँ फलाने आए थे, यहाँ बाबू आए थे। तो चीजें इस तरीके से फैलती है। तो मेरे विचार से सबसे पहला अभियान अगर चलना चाहिए नालंदा में, तो गौरव यात्रा चलनी चाहिए, नालंदा गौरव यात्रा, जिससे कि सबको जोड़ा जाना चाहिए और सबको अपने इतिहास और वर्तमान दोनों के बारे में बताना चाहिए। विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा चुनाव में 7 सीटें हैं यहाँ पे। अभी तक एक भी प्रत्याशी ऐसा नहीं हुआ जिसने इस मुद्दे पर बात की हो, पर्यटन को बढ़ावा देने की बात की हो, या अपने गौरवशाली अतीत को बताने की बात की हो, या गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने की बात की हो। सबका ध्यान जो है वाहियात से एक दूसरे पे आरोप लगाना। जो भी दल के लोग किसी दल को इंगित नहीं करते, ये फलाना है, वो ढिमाका है, लेकिन मूल मुद्दे से जनता का ध्यान नेताओं ने भी भटका के रखा है, जानबूझ के भटका के रखा है कि कहीं यह मुद्दा निकल जाए। एक पुरानी कहावत है, हम लोग के घर में हम लोग सुने होंगे कि भैंसे भीख मिले। तो सबसे बड़ी बात तो हम इंटर करते हैं बिहार शरीफ में, तो हमें भान ही नहीं होता कि हम इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट पर जा रहे हैं। सर से भी श्रीकांत से कई बार चर्चा हुई है। इनकी एक छात्रा थी नालंदा वहां बिहार की, वो चकित रह गई कि नालंदा जैसे इंटरनेशनल स्पॉट पे, जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल हो चुका है, उसके स्टेशन की हालत, रेलवे स्टेशन की हालत देखकर वो दंग रह गई। उसने सोचा था वहां से आने के बाद, तो शायद वो थाईलैंड कहाँ गई थी सर? सुन रहे हैं सर? हाँ, मैंने आपको ये कहानी बताई थी। अच्छा है, आप शेयर कर रहे हैं। कहाँ की थी? हाँ, वो वियतनाम की थी वो। हाँ, वियतनाम की। उन्होंने कहा कि मुझे पहला सदमा लगा नालंदा स्टेशन पर उतरने के बाद, वाराणसी से आई, बोली ऐसा स्टेशन है, मैंने तो विश्व स्तर की कल्पना की थी, लेकिन यहाँ आया तो हाँ, तो यहाँ तो देख करके सदमा लगा, मुझे शौक लग गया कि मैं कहाँ पहुंच गई।
मैं तो पुराना नाम सुन के आई थी, लेकिन हाँ। ये स्थितियां हैं नालंदा की। और आप बात कर रहे हैं, इस बीच में मेरे ख्याल से ये लेक्चर सीरीज नहीं होकर के एक वार्तालाप का एक तरह से डिस्कशन ग्रुप है। तो मैं बीच में एक सेकंड सर जी, तो एक होना भी चाहिए। जी जी, तो मैं बता दूं कि हाँ बोले, पहले बोले। सबसे पहले बात कि हम पर्यटन के तौर पर इतने समृद्ध हो सकते हैं कि जैसे हमको विदेशों की ओर मुझे नहीं देखना, हमारा गोवा है इसका सबसे बड़ा प्रमाण। गोवा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है। उसके कोंकण रेलवे को देखिए, उसके स्टेशनों को देखिए, उतरते के साथ स्टेशन पर मन खुश हो जाता है, लगता है कि यहाँ किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आए हैं। और आपके यहाँ क्या है, बिहार शरीफ में घुसिएगा, जाम, बेतरतीब बसावटें, बेतरतीब तरीके से वाहन चलाने वाले लोग। गोवा में आप कहीं बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें एकदम इतनी अच्छी, वहाँ चादर बिछा के आप बैठ सकते हैं। क्या इस तरीके की व्यवस्था हमने की है? सिर्फ सर नहीं, हम लोग सबको अवेयर होने की जरूरत है। और लोगों को ये बताना होगा, स्वाभिमान यात्रा हो या गौरव यात्रा हो, लोगों को बताना होगा कि अगर हम सुधरे तो हमारी ही वंशज, हमें हमारी ही कमाई में दोगुना, चौगुना, आठगुना इजाफा होगा। तो सबसे पहले भेष बदलने की जरूरत है। जो हमारा भेष दिख रहा है, राजगीर में इंटर करते हैं, पता ही नहीं चलता है कि राजगीर में इंटर कर रहे हैं। एकाएक जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी जहाँ बन रही है या स्टेडियम पर जाते तो लगता है कि यहाँ भी ये चीज बन रही है। और उसके पहले जो सड़क से हम गुजरते हैं, जिन स्थान से गुजरते हैं, या राजगीर चौराहे की बात करें जहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ की व्यवस्था देखते हैं, लगता ही नहीं है कि हम कहीं, लगता है कि छोटा सा कोई अनुमंडल मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय जो अमूमन होते हैं, उस तरह की चीजों में आए, लुक ही नहीं बदला है। तो आवरण जब तक आपका सही नहीं होगा, तब तक आपके यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा कैसे मिलेगा? दूसरी सबसे बड़ी बात सर्वे उठाई की विधि व्यवस्था की, ग्रुप सर ने शायद इसका जिक्र किया है। विधि व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था के लिए कई बार घोषणाएं विलास को याद होगा अच्छे से, पर्यटन मित्र या पर्यटन पुलिस की व्यवस्था हुई, जो कि विशेष करके पर्यटकों का ध्यान रखेगी। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो बचे हुए विशेष है, उसका इंट्रेंस देखिए आप, उसका गेट देखिए, सब अतिक्रमण का शिकार है। लगता है कि गांव में मेला चल रहा है, लगता ही नहीं है कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल किसी जगह का निर्माण कर रहा है। न उस तरीके की मूलभूत सुविधाएं हैं, कुछ है ही नहीं। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि अतीत से सीख लें हम लोग और वर्तमान को संवारें, तभी आगे हमारा भविष्य जो है सुरक्षित और संरक्षित होगा। रही बात पढ़ाई लिखाई के स्तर की, तो पढ़ाई लिखाई के स्तर में इन दिनों साल 2 साल के अंदर में अच्छा इजाफा हुआ है। ढंग से लोगों में पढ़ने की ललक जगी है, लेकिन ललक जगने पर से नहीं हो सकता। उनके लिए जिस तरीके की उच्च शिक्षा की व्यवस्था पहले थी, उसका एजुकेशनल हब बनने की पूरी क्षमता रखता है। यहाँ अच्छे टीचर्स की बात होनी चाहिए। तमाम व्यवस्था पुराने पैटर्न पे ही, हमको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। हम अपने पुराने पैटर्न को ही अगर अपना लें तो फिर दूसरे स्तर पर जातिगत हो सकते हैं। यहाँ जो बच्चे जाते हैं तो एक तरह से वो गुरुकुल की तरह ही तो जाके वहां पे फंस जाते हैं, कमराते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। तो वो व्यवस्था तो हमारे पहले से हमने उस व्यवस्था को डेवलप किया। एक संस्कृति टीचर बच्चे होती रही है कि लोग आए और वहां रहे और वहां पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पूरे नालंदा के इतिहास को, पूरे नालंदा के बारे में क्या क्या रहा है, हर क्षेत्र के बारे में बताया जाए। बताने वाले लोग हैं, धार्मिक पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। इन सब चीजों का खुलासा बनाने की जरूरत है और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जो है, हम इतिहास से सबक लें
और वर्तमान को संभालेंगे। हमारा बस यही कहना है। बहुत अच्छा, बहुत सारे आयाम को आपने समेटा अपने वक्तव्य में। जरूर ही हमारे दर्शकों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। डॉक्टर श्रीकांत सर से हम फिर मुखातिब होते हैं। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पर पहल करने की ज़रूरत है। तो राजनीतिक उदासीनता तो दिख ही रही है कि वहाँ पे जिस तरह का होना चाहिए विकास उस तरह का नहीं हुआ। ही नहीं है प्रवीण जी, इसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत है। आप भी अपने माध्यम से प्रचार प्रसार कीजिए कि विधानसभा चुनाव चल रहा है और किसी का मुद्दा नहीं है, किसी के पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं है, किसी प्रत्याशी के मुख से ये बात नहीं निकल रही है। सब क्या किया तो सड़क बनाया, जल नल योजना कर दी। सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे हैं, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि धोखेबाज है, ये है वो है। मूल मुद्दे जिससे कि नालंदा का भला हो सकता है, किसी के मुख से ये बात नहीं निकल रही है। इसको आप इशू बनाइए, अभी का मौसू इशू है। अगर इसको कागज से लाख 2 लाख लोगों तक पहुंचा दीजिएगा तो लोग मन में जागरूक आएंगे। स्वीप अभियान चल रहा है। स्वीप अभियान में सिर्फ वोट देने को प्रेरित किया जा रहा है। क्यों वोट दें, जनप्रतिनिधि से क्यों, क्या अपेक्षा रखें, उन बिंदुओं पे चर्चा ही नहीं है। बिल्कुल बताया जा रहा है कि अच्छी छवि के जनप्रतिनिधि को वोट दें ताकि आपका भविष्य संवर सके, लेकिन क्यों, किन किन मसलों पर जवाब मांगे, ये स्वीप अभियान का कोई हिस्सा ही नहीं है। ये भी शिक्षित करने की जरूरत है लोगों को। तभी जात पात धर्म के आधार पर जो बटे हुए लोग हैं और उस आधार पर वोटिंग करते हैं, तभी वो लोग पॉलिटिकल रूप से अवेयर होंगे कि वास्तविक तौर पर हमें क्या चाहिए जनप्रतिनिधि से। वो डोम हो, चमार हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको वोट देंगे, लेकिन वह उसकी सोच समृद्ध। यहाँ तो है कि फला जात का आ गया, वोट दे देना है। नालंदा का क्या होगा कोई मतलब नहीं। अभी इसी इशू को उठाइए, ज्यादा ज्वलंत रहेगा और आपका सुपर हिट रहेगा शो। जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी मेरा जाना हुआ है राजगीर। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि कितनी अद्भुत चीजें वहाँ पे हैं। जैसे जनवरी के माह में भी अगर आप जाते हैं तो गर्म जल का जो कुआं है उसका अपना औषधीय कह सकते हैं कि महत्व है, जैसा कि हमारे पूर्वज बताते रहे हैं और वैसा देखने को मिलता है। तो विश्व पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जाना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। अब हम श्रीकांत सर के पास चलेंगे। बताइए कि सर सामाजिक स्तर पर भी उदासीनता रही है। अपने हम गौरवशाली अतीत को स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, उसको गौरव को सहेजने में कहीं न कहीं हम विफल रहे हैं। सामाजिक स्तर पर किस तरह की पहल की आवश्यकता है, जैसे इस पर्यटन को हम एक विकसित उद्योग का रूप दे सकें, तो इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए सामाजिक स्तर पर? प्रवीण जी, आपने जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, सवाल नहीं उठाया, एक तरह से आप समाधान की ओर आप बढ़ रहे हैं। जी, संपर्क लगता है उनसे, उनका संपर्क लगता है। जी जी, संपर्क उनका टूट गया, हालांकि फिर से जुड़ रहे हैं। ये लगता है नेटवर्क का यहाँ, हमारे यहाँ इशू हुआ या वहाँ हुआ? आपकी आवाज आ रही है? अच्छा, बोला जाए सर, आवाज मिल रही है? आपकी आवाज मिल रही है सर, बोला जाए। आवाज आ रही है सर? नहीं, दिस इज ओपन कॉज बाय एन अनस्टेबल रीजन। लगता है हम ही लोग का कुछ होता है। सर आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए सर। If you are on Wi-Fi, move closer to your router. Consider your internet.
ये क्या कहते हैं, श्रीकांत सर आपकी आवाज आ रही है? श्रीकांत सर, श्रीकांत सर, कुछ तकनीकी कारण से श्रीकांत सर, आवाज तो सबकी आ रही है, मिल रही है, किंतु सर हम लोगों को नहीं सुन पा रहे हैं लगता है। जी जी श्रीकांत हम सर, चलते हैं हमारे साथ एक दूसरे शिक्षाविद हैं डॉक्टर ध्रुव कुमार जी। सर आपसे ही हम इस सवाल का उत्तर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सामाजिक स्तर पर किस तरह से आप जी श्रीकांत जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, स्तर पर कैसे श्रीकांत जी जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है आपको? श्रीकांत जी वो हम लोग नहीं सुन पा रहे हैं, लगता है नहीं सुन पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, भेज दीजिए। हाँ जी आपसे ही सर हम जानना चाहेंगे। जी देखिए, जो आप कारण की तलाश करेंगे, पहले तो जरा सा कारण समझ लें। मुझे लगता है कि इतने वर्षों तक मगध ने जो शासन किया, नालंदा ने जो शासन किया, राजगीर ने जो पूरे हिंदुस्तान पे शासन किया, तो संभव है कि जो शासक है, वो जो सत्ता है, वो बहुत ऐसे कई फैसले करता है जो बहुत लोगों के लिए प्रिय नहीं होता। और आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं से ऐसा केंद्र रहा जहां से सबको गवर्न हुए, पूरा हिंदुस्तान तो हुआ ही, धर्मावलंबी भी गवर्न हुए, जैन, बौद्ध, हिंदू। आप गुरु नानक जी की बात कह रहे थे प्रशांत जी, सचमुच वो भी 400 साल पहले, 500 साल पहले आए इस धरती पे। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ईर्ष्या द्वेष का भाव होता है, या अगर आप बहुत किसी के, आपको लगता है कि मगध का एक समय में बहुत विकास हुआ, राजधानी रही, तो दूसरे इलाकों सुन रहे हैं क्या श्रीकांत जी बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मेरी आवाज जा रही है ना? आ रही है। पहले श्रीकांत जी, हाँ सर बोलिए, आपको हम लोग सुनना चाह रहे हैं, तो आपने जो सवाल पूछा है, हाँ, एक तरह से आप परिचर्चा से समाधान की ओर जाना चाह रहे हैं कि आखिर क्या किया जाना चाहिए सामाजिक स्तर पर, किस तरह के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए सरकार के द्वारा या सामाजिक संगठनों, समूहों के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा, जिससे कि हम बिहार को और नालंदा को और एवं ऑल बिहार को हम विकास की पटरी पर आगे ले जा सकें। देखिए, जो पूरी परिचर्चा होती है बिहार की, खास करके नालंदा की जब चर्चा होती है, तो एक बात महत्वपूर्ण रूप से जो समस्या में हमें डाल देता है और हम नहीं जानते कि किस समस्या में चले गए। जैसे वो नालंदा का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, इतना इसका गुरुत्वाकर्षण इतना पावरफुल है कि ये नालंदा में जब भी कोई चर्चा होगी तो शीघ्र ही हम अतीत में चले जाएंगे। हेलो, जी आवाज आ रही है? जी बोलिए, सुन रहे हैं हम लोग। आप हेलो, जी हम सुन पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं जी। तो जब नालंदा की जब भी जी हाँ, नालंदा की जब भी हम चर्चा करते हैं तो नालंदा का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि हम सीधे अतीत में चले जाते हैं। तो नालंदा को अतीत के साथ रोमांस हो जाता है, हम पीछे आकर्षित हो जाते हैं। तो जब हम इतिहास में जब लॉस्ट हो जाते हैं, जैसे कोई आदमी जमींदार का पुत्र हो तो जमींदारी प्रथा का गुणगान में, यशगान में फंस जाता है और वर्तमान के हालात से अनभिज्ञ हो जाता है, या पीछे का उसके ऊपर इतना प्रभाव होता है भूत का, गौरवशाली अतीत का, कि वो वर्तमान में निरपेक्ष रूप से, स्पष्ट रूप से चीजों को देख नहीं पाता है। ठीक नालंदा में ये बातें होती हैं। नालंदा के बारे में विचार करते समय हम सीधे चले जाते हैं भूत में। तो यहाँ पर जो परिचर्चा हुई उससे एक निष्कर्ष निकला और एक बातें स्पष्ट भी है, वो कि नालंदा के गौरवशाली अतीत के बारे में परिचय तो सबको निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए और ये अभियान चला के किया जाना चाहिए। नालंदा के गौरवशाली अतीत के बारे में नालंदा जिला ही नहीं पूरे भारतवर्ष में पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि मुझे या युवा पीढ़ी को
अपने गौरवशाली अतीत से परिचय हो सके और उनसे वो प्रेरणा ग्रहण कर सके। तो इतिहास की भूमिका प्रेरणा ग्रहण करने तक तो सही है, या वर्तमान की समझ बनाने के लिए इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो वहां तक ये बात सही है। लेकिन हम पीछे क्यों महान थे और आज हम जहां हैं वहां क्यों हैं, इस बात को इतिहास के ज्ञान से समझने का प्रयास करें, तब हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमारा इतिहास बहुत ही गौरवशाली था, सबको पता है, लेकिन उस महानता के कारण थे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का उदाहरण ले, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय में वो सदियों से इवोल्यूशन हुआ था उस विश्वविद्यालय का। उसकी एक नियत साल में स्थापना नहीं होती है, वो एक तरह से महाविहार होता है जहाँ बहुत भिक्षु लोग अध्यापन करते, चिंतन मनन करते करते उसका विस्तार करते चले जाते हैं, और सदियां लगती हैं उसको एक महान विश्वविद्यालय के रूप में परिणत होने में। तो वो एक विकसित विश्वविद्यालय था। अब पास्ट की तुलना में वर्तमान को देखें कि आप अगर हम कोई महान विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं तो उसकी स्थापना करते हैं, और जब स्थापना करते हैं तो वहाँ बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उनकी प्रेफरेंसेज होते हैं, लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। तो देखिए महान विश्वविद्यालय की परिकल्पना और सोच और इस तरह की का कार्यान्वयन दोनों अंतर्विरोध को दर्शाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में सपोज करें प्राचीन विश्वविद्यालय के ये थे। 1 मिनट के लिए जरा सा मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा। हाँ राजा जी, हेलो, 1 सेकंड के लिए मैं जरा सा इसमें बैटरी इसमें डाल देंगे। हाँ, तो क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय जो महान हुआ उसके कारणों को हमको समझना चाहिए कि उस समय के जो शिक्षक थे सभी सेल्फलेस लोग थे, मॉन्क थे। आज हम सांसारिक लोग हैं जिनको चिंता होती है सैलरी की, बच्चे की पढ़ाई की और हमारे आजीविका की बहुत बड़ी चिंताएं होती हैं। उस समय 200 गांव दे दिए जाते थे, 200 गांव के रेवेन्यू विश्वविद्यालय के लिए, और शिक्षक पारिवारिक सांसारिक स्तर से नहीं होते थे, विद्या मात्र के लिए चिंतन मनन करते थे, दिन रात अध्ययन करते थे, निश्चित रूप से ज्ञान के जो भंडार था उसका विस्तार करते जाते थे। आज हम आजीविका के लिए अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का नालंदा विश्वविद्यालय वैसा विश्वविद्यालय बनाना संभव नहीं होगा। और मुझे ये भी सोचना है कि नालंदा जो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी अनुभूति पूरे संसार में गया था, वो उसका उद्देश्य कुछ और था। वो मानव का निर्माण करना था, चारित्रिक मनुष्य के चरित्र का निर्माण करना था, एक तरह से सुंदर मनुष्य का आध्यात्म की अन्यतम ऊंचाइयों तक ले जाना था, चिंतन के दायरे का विस्तार करना था। तो वो उसका उद्देश्य अलग थे। आज की जो शिक्षा के उद्देश्य अलग हैं, तो हम उनकी पुनर्स्थापना करना चाहते हैं। नालंदा में 2 एक्सपेरिमेंट हुए। एक तो नव नालंदा महाविहार 1951 में स्थापित हुआ, जिसमें मैं हूँ, और इसने भी प्रयास किया उसका सक्सेसर होने का। एक नया प्रयास 2010 में होता है जो राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में प्रचारित है। दोनों के उद्देश्यों को देखेंगे तो आपको तुलना करके देखिए उद्देश्य और क्या है ना परिस्थितियां स्थितियां, तो समझ में आ जाएंगी बातें कि उस तरह का महान विश्वविद्यालय आज की परिस्थितियों में नहीं होगा। फिर उनको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसा बनाने का भी बहुत मतलब नहीं रह जाएगा। जब नाम आप नालंदा विश्वविद्यालय रख रहे हैं तो देयर शुड बी समथिंग नालंदा की कल्चर, संस्कृतियों से प्रेरणा लेकर के, कहने का मतलब प्राचीन गौरव से प्रेरणा लेकर के उनकी तकनीकों को जो आज के लिए हमारे लिए उपादेय हैं, उन चीजों को ग्रहण करते हुए आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में और यहाँ के लिए जो उपयोगी होंगी उस तरह के संस्थान का विकास करना है। तो इस पर चिंतन बहुत नहीं होते हैं। जो लोग संस्थाओं में रख दिए गए वो अपना उद्देश्य व्यक्तिगत रूप से या तरह तरह से चलते हैं। तो ये मुख्य रूप से मैं कहना जो चाहता हूँ कि भूत काल में जो हमारा रोमांस हो जाता है, हम पीछे लौट जाते हैं, उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करेंगे तो वर्तमान को ठीक ठीक देख पाएंगे। इसलिए जब प्रशांत जी और मैं अगर कुछ स्पष्ट रूप से बात करता हूं कि आज की परिस्थितियां क्या है, तो इसके कुछ क्या है निहितार्थ गलत होने लगते हैं। लगता है लोग, जैसे मान लीजिए अगर हम सरकार की आलोचना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत प्रयास किया है,
लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग है, जो गैप्स है ना, वो फीलर की जरूरत है। जैसे आपने कहा सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर ये भी कार्य समानांतर रूप से होने हैं। सरकारें सब काम नहीं करेंगी, हर चीज उनकी जिम्मेदारियों पर थोप जिम्मेदारियां, हर चीज के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो लेकिन हमें स्पष्ट रूप से बातों को बताना होगा, सच को स्वीकारना होगा कि आज की परिस्थितियां क्या हैं, क्या शिक्षा की स्थितियां आज जो नालंदा में है या पूरे बिहार में है, क्या आपसे हमसे छिपा है? बिहार की स्थिति आज भी जो है पूरे भारत वर्ष में क्या है, वो कुछ डेटा को आप इम्प्रूव कर लेने से, प्रायोजित तरीके से उससे स्थितियां नहीं बनती हैं। आप अगर स्थितियां बहुत अच्छी हुई हैं तो जरा सोचिए कि एक भी उद्योगपति पूरे भारत से नहीं आता यहाँ कारखाने लगाने के लिए। और जो बिहार में एग्रीकल्चर को जो परंपरागत तरीके से है उससे निकालने की कोशिश होगी, आधुनिकता का उपयोग उसमें करना होगा, लोगों को कृषि के लिए भी जागरूक करना ही होगा। और के कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं जैसा कि आपने रामविलास जी से सुना, लेकिन वो जो है वैयक्तिक स्तर पर है, वो इंडिविजुअल लेवल्स पर अचीवमेंट्स हैं, रिकॉर्ड्स जो बने हैं। लेकिन अगर आमतौर से देखेंगे किसानों की माली हालत, उनकी स्थितियां, जो बिहार के लिए आजीविका का बहुत महत्वपूर्ण आधार बनेगा, और वो उसके विकास के बगैर बिहार के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे 100%, 90% लोग कृषि में ही हमारी पॉपुलेशन निर्भर है। तो अगर हम कृषि को आधुनिक नहीं बनाते हैं, उसके लिए कोई तरीके इजाद नहीं करते हैं, सरकारी संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं, ट्रेनिंग नहीं देते हैं, मिट्टियों की जांच, गुणवत्ता और तरह तरह के नए नए बीज का और जो भी है कृषि से संबंधित जो भी कार्य है उसको, उस पर अगर हम बहुत फोकस नहीं करते हैं, अभियान के तौर पर नहीं कराते हैं, फिर जन समूहों का विकास के लिए भी प्रोत्साहन सरकार की ओर से या व्यक्तिगत रूप से पहल करते हैं, तब वो मामला आता है। तो मेरा एक पॉइंट जो स्पष्ट रूप से कहना है कि इतिहास, गौरवमयी इतिहास के बारे में भी विस्तार करने के लिए स्कूल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, संस्था के स्तर पर, सरकार के स्तर पर प्रयास भरपूर किए जाने चाहिए। क्योंकि जिसको आत्मगौरव नहीं है, उसमें स्वाभिमान नहीं होगा, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेगा, वो व्यक्ति हो, राज्य हो, समाज हो, सबको पता है। तो इसके लिए वो आवश्यक है। और ये मुझे एक चीज और करना है कि हम लोग जो राजनीतिक चर्चा, अपने राजनीति की चर्चा, प्रशांत जी काफी उस मुद्दे को लेकर के आंदोलित हैं। मेरी भी समझ है कि जो राजनीति है बिहार में, जाति पात की जो राजनीति है शुरू से, मैं नहीं कहता कि अभी, उसने बिहार की भारी हानि की है। तो वो विकास में बहुत बड़ी बाधा है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी बाधा है। अच्छे लोगों को जोड़ने से एक तरह से रोकता है, सीमा रेखा बन जाती है। कहने का मतलब बटा हुआ समाज एक संश्लिष्ट, एक विकास की रूपरेखा कैसे खींच पाएगा, कैसे बड़ा कार्य कर पाएगा। तो हमको ये भी समानांतर रूप से प्रयास करना है, अगर विकसित होना है नालंदा को, बिहार को विकसित होना है, नई पहचान उसको प्राप्त करनी है, विकास के नई कीर्तिमान लिखने हैं। तो क्या है कि आपको जो राजनीति का आधार जो जाति हो गया है, संख्या बल जो हो गया है, उससे निकालने की कोई चेष्टा होनी चाहिए। विकास को जैसे मुद्दा आधार बन जाए राजनीति का, इसमें हम लोग सब लोग जुड़ जाएं, सभी लोग एक, जो भी विकास करना चाहते हैं, जो भी राज्य को विकसित होना देखना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि लोगों को रोजगार मिले, जो चाहते हैं लोगों का अमन चैन का जीवन मिले, जो भी चाहते हैं कि पुराना गौरव मेरा वापस लौटे और हम दुनिया के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएं, उनको राजनीति के क्षेत्र में भी थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट करना ही होगा। जो पेटी इशूज को लेकर के जो डिवाइड हो जाते हैं, उसके आधार पर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन होते हैं या तरह तरह का वोटिंग होती है, उसमें जनता हमेशा ही ठगा जाता है। तो मेरे ख्याल से है वो जनता के हित में, हक में या राज्य प्रदेश के हित में बहुत नहीं होता है, तो उससे निकलने की जरूरत है। और उसके लिए तो हम आप जैसे बुद्धिजीवी, और आपने, मैं तो सराहना करूंगा अमित जी की, उन्होंने एक तरह से ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम चलाया है। पूरे बिहार के हर जिलों की समस्याओं को रेखांकित करने का ये अभियान, ये बहुत सराहनीय कार्य है। मैं समझता हूँ कि ये एक दिशा तय करेगा पूरे बिहार के विकास के लिए। आपने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ये सुंदर, ये सोच को नमन है मेरा, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ, अगर और कुछ पॉइंटेड बात होंगी तो मैं करूंगा और आगे लोगों से बात करें। जी, बहुत कुछ आपने बहुत सारी चीजों के वक्तव्य में समेट किया एक साथ, और
समाधान समाधान आपके वक्तव्य में है। हमारे जो भी दर्शक श्रोता इसको सुन रहे होंगे उनको अवश्य ही इसका लाभ मिलेगा। हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव कुमार जी हैं, आप एक शिक्षाविद हैं। हम जानना चाहेंगे कि विभाजित बिहार का विभाजन के बाद जो बिहार में बचा है, तो वो उन्नत कह सकते हैं, एक उर्वर जमीन बची है। मिनरल तो हमारे पास है नहीं। कृषि की सर ने बात की कि कृषि आधारित जो उद्योग है बहुत लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है, यहाँ से पलायन को हम रोक सकते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो कृषि में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। कृषि के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, किस तरह से नालंदा, क्योंकि आप भौगोलिक स्थिति आपको पता होगी ज्यादा बेहतर, तो नालंदा की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें कृषि और कृषि आधारित उद्योग और उद्योग की उपेक्षा, इस पर हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है, तो बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, किसी भी साम्राज्य के पतन के कारणों की तलाश करते हैं, तो दो कारण एक होते हैं, तात्कालिक, एक जो पहले से चले आ रहे होते हैं, और लेकिन एक तुरंत के फौरी कारण होते हैं। तो बिहार के पिछड़ेपन के जो कारण है वो नालंदा के भी हैं, अलग से कुछ नहीं है। बिहार बंटवारा हुआ तो नालंदा के लिए भी हुआ, बाकी जिलों के लिए भी हुआ। माना जा रहा था कि बिहार के पास कुछ नहीं बचेगा बंटवारे के बाद, झारखंड बंटवारे के बाद, लेकिन इन 20 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि बिहार तेजी से प्रगति करता है और झारखंड की प्रगति की जो दर है वो नीचे चली गई। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति और जो लीडरशिप है वो महत्वपूर्ण होता है, कैसे आप इन चीजों का कितना कैसे उपयोग करते हैं। मुझे लगता है कि जो निश्चित तौर पे कृषि, जो दो तरह की हमारे यहाँ फसलें हैं, तो जो तुरंत खरीद फसल है, जो जिसकी हम तुरंत नगदी फसल जिसको कहते हैं, उन जो बिहार के कुछ जिले हैं उसमें से नालंदा भी एक है, समस्तीपुर भी है इसमें। लेकिन नालंदा के बारे में भी है कि साग सब्जी हम ज्यादा उगाते हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई, चाहे वो गोभी कंपटीशन हो या आलू कंपटीशन हो, तो नालंदा जिले के लोग बाजी मार लेते हैं, हमारे किसान भाई बाजी मार लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि नालंदा निश्चित तौर पे खेती प्रधान जिला है, लेकिन जो फोकस करने की जरूरत है वो है पर्यटन पर। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ, और कुछ खास जो करने की जरूरत है, जो नीतियां बनेगी पूरे बिहार के लिए बनेगी। नालंदा पे क्या खास फोकस हो सकता है, वो मुझे लगता है कि पर्यटन को लेके, और जिसकी चर्चा प्रशांत जी कर रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेके, ये बिहार शरीफ में मतलब मुख्यालय है, वहाँ की पहाड़ी पे कोई पर्यटक युवा आता है या कोई दल आता है तो उनके लोगों के साथ छेड़छाड़ होती है, मारपीट होती है, गुंडागर्दी होती है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जिले की लाइन ऑर्डर की क्या व्यवस्था होगी। और कोई कमी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात देखिए समझने की है जरूरत कि जिले का आदमी मुख्यमंत्री, इसी जिले का एक आदमी एक राज्य का राज्यपाल भी है। हाल के वर्षों में 25-50 वर्षों में कई ऐसे यहाँ से बड़े नेता निकले हैं जो मतलब निश्चित तौर पर ये साबित करता है कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। चाहे राजनीतिक नेतृत्व भले उस समय, जब आप आज से 2000, 1500, 2500 साल पहले की बात करते हैं, उस समय से कम नहीं है। राजनीतिक नेतृत्व की जो क्षमता है वो कम नहीं है, मेरा तात्पर्य यह है। हर फील्ड में, साहित्य के क्षेत्र में भी मैं जब देखता हूँ, हिंदुस्तान में कहीं किसान कॉलेज नहीं है। किसान कॉलेज की कहानी पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को जानना चाहिए कि वो किसान द्वारा डोनेट किया गया। मुझे लगता है प्रशांत जी इस पर अलग से स्टोरी और बराबर करने की जरूरत है, चैनलों पर आने की जरूरत है। बहुत अच्छा ध्यान दिलाया जी। तो ये इन चीजों को सोचने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे थे, हमारे एक वरीय सदस्य कह रहे थे कि जो राजगीर की जो चीजें हैं, राजगीर में जो हमारे पास है, उसको सिर्फ हम करके बस आप अलग से बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट, राम जानकी सर्किट, रामायण सर्किट बनाएं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन नालंदा पर अलग से पर्यटन को लेके अगर कुछ काम करने की जरूरत है तो है, विश्व स्तर से है, क्योंकि यहाँ पे विश्व स्तर के जैनी आते हैं, बौद्ध आते हैं, आप सिख आते हैं। और जो मैं बात कह रहा हूँ श्रीकांत जी उसको मानेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय कैसे, एक दिन में कोई विश्वविद्यालय महान नहीं होता, इसको हमको समझने की जरूरत है। जिन लोगों ने, ठीक कह रहे हैं, वो आश्रम की तरह से पढ़ाई होती होगी, जिस तरह से गुरुकुल आश्रम की व्यवस्था होगी अपने देश में, उस तरह से शुरू हुई होगी। लेकिन बाद में शासकों को ऐसा लगा होगा, सत्ता को ऐसा लगा होगा कि इसको कुछ फीड करने की जरूरत है। वो समाज चला रहा था उसको,
उन्होंने कुछ फीड किया, उनको 200 गांव दान में दे दिए कि आप 200 गांव के जो टैक्स होंगे वो आपके इनकम का एक अच्छा स्रोत होगा। तो ये बाद में मिला, शुरू में नहीं। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि अचानक कोई ऑक्सफोर्ड भी एक दिन में ऑक्सफोर्ड नहीं बना। हाँ, अलबत्ता वहां से पढ़ के निकले लोगों का योगदान सरकार से अधिक है। मेरे पास इसकी ऑथेंटिक जानकारी है कि जितना अनुदान सरकारें देती हैं उससे कई 100 गुना अनुदान वहां पूर्व के छात्र जो पढ़ के निकल गए हैं, अपने व्यक्तिगत, उनको लगता है कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, वो डोनेट करते हैं हर साल। इसीलिए पूर्ववर्ती छात्र संघ हर जगह गठित होता है। 150 साल का हमारा नालंदा कॉलेज है, हमारे यहाँ पूर्ववर्ती छात्र संघ नहीं है। 100 साल का पटना विश्वविद्यालय हो गया, पूर्ववर्ती छात्र संघ 2-3 साल पहले बने हैं। कहने का आप मेरी समझिए भावना, अगर हम केंद्रित नहीं करेंगे नालंदा के चीजों को कैसे विकसित कर रहे हैं, किस चीज को, उसमें कैसे हमसे सहयोग, किन से सहयोग ले सकते हैं, भारत सरकार से ले सकते हैं, विश्व के संगठनों से ले सकते हैं, यहाँ के जो समृद्ध लोग हैं नालंदा के, जो राज्य में और देश के दूसरे शहरों में हैं, उनसे कितना योगदान ले सकते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनसे कैसे ले सकते हैं, इस पर भी हमारी सोसाइटी को सोचना पड़ेगा। देखिए, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि सरकारों को ऐसी नीति बनानी चाहिए, लेकिन सरकार अपने अस्त्र से काम करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, किसान कॉलेज जिसको लेकर हमें बहुत गर्व है, नालंदा कॉलेज, एदल सिंह ने अगर सहयोग न किया होता तो नालंदा कॉलेज का वजूद ना होता। एक किसान ने बिना अपना नाम छुपाए हुए, नाम उन्होंने छुपा दिया कि मेरा नाम मत लो, उस समय था जाति के आधार पर कॉलेज खुलते थे, इसलिए इस जाति के लोगों ने जमीन दी है। नाम के आधार पर आज भी बिहार सरकार की नीति है कि अगर आपके पास जमीन है, आप देना चाहते हैं, कॉलेज के नाम पे दीजिए, आपके किसी पूर्वज या आपके नाम पे कॉलेज का नामकरण किया जाएगा। ये है स्कीम। लेकिन वो किसान, हमें उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, उनकी पीढ़ी को, कि आपने अपना नाम छुपा के अपना सब कुछ दिया। तो ऐसे उदाहरण पेश करने की जरूरत है सोसाइटी को। बाकी जो चीजें हैं, मुख्यमंत्री का जिला है, वो उनकी पूरी कोशिश होती है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सारा काम उन पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर का काम है, उन पे छोड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उदाहरण देते हैं कि हमारी सोसाइटी में ज्यादा मोहल्ले में चोरी होने लगती है, तो हम तय करते हैं कि हम जगह करेंगे और हर घर से एक आदमी जाकर रोटेशन। हम ये नहीं करते ये जरूरी है, ये जरूरी ही नहीं है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ही में करते हैं। तो उसी तरह से सोसाइटी को नालंदा के लोग हैं, जो नालंदा के प्रबुद्ध लोग हैं, नालंदा के इशू पर, नालंदा के जो व्यक्ति गवर्नर हैं किसी राज्य में, उनके पास जा सकते हैं, अलग से हम इन चीजों पे गौर कर सकते हैं, करना चाहिए। नहीं करते हैं तो 150 साल का नालंदा कॉलेज आज तक 150वीं सालगिरह नहीं मना सका। 100वीं सालगिरह मनाता है, राष्ट्रपति आते हैं। किसी सोसाइटी ने, सिविल सोसाइटी ने पूछा नालंदा कॉलेज से कि भैया आप 150 सालवां वर्ष क्यों नहीं मना रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि नालंदा की जमीन से उठनी चाहिए, क्योंकि हम दृष्टि तो देते हैं, ठीक है, गौरवशाली है, लेकिन मैं इससे सहमत हूं, सिर्फ गौरवशाली होने से काम नहीं चलेगा, वर्तमान को भी बेहतर करना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत कुछ आपने कहा। संक्षिप्त में रामविलास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बताया, उससे ये पता चलता है कि एक व्यापक जन आंदोलन की जरूरत है, क्योंकि राजनीति के गलियारे में नालंदा की अस्मिता और नालंदा के गौरव की चर्चा नहीं होती है। तो आपका क्या मत है इस पे संक्षिप्त में रामविलास बाबू से हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। राजनीति करने वाले लोगों को नालंदा के शिक्षा से, संस्कृति से, साहित्य से, पर्यटन से कोई लेना देना मेरे समझ से नहीं है। यदि इनका जुड़ाव इन चीज़ों से होता तो आज़ादी से के बाद अब तक के बहुत कुछ विकास हुआ करता। साहित्य के क्षेत्र में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है। हमारे यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि बहुत काबिल हुए, जिसमें नालंदा कॉलेज के एक प्राध्यापक प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद जी रहे हैं, चंडी विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर रामराज सिंह रहे हैं, और नालंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो 3 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए, राजगीर और इस्लामपुर का भी, ये सब साहित्य से जुड़े हुए थे, साहित्य में कुछ रुचि रखते थे। लेकिन वर्तमान लोगों को इससे मुझे लगता है कि कोई लेना देना नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में
इनके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ हुआ भी है तो माननीय मुख्यमंत्री के सौजन्य से हुआ है। राजगीर में जो पर्यटन के विकास हो रहे हैं, चाहे वो जू सफारी हो, 8 सीट का रोपवे हो, नेचर सफारी हो या और हो, तो ये सब मुख्यमंत्री का देन है। स्थानीय विधायकों और राजनीतिज्ञों का कोई लेना देना नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें रुचि नहीं रखते हैं। वह सभी के सभी अपने स्वार्थ में, अपनी राजनीति में ही योगदान देते हैं और उसी में लाभ हानि, पुण्य और वगैरह का अपना जगह खोजते रहते हैं। तो जरूरत है कि जनप्रतिनिधियों को इसके प्रति जागरूक होने की और वैसे चीजों को, अनछुए मुद्दों को चुनावी मुद्दा भी बनाया जाए। जैसा कि मैं चर्चा किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के आसपास, नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन तालाब हुआ करते थे, उसमें कई बुद्धकालीन है जो अब तक राजनीति चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। ऐसे हमारे यहाँ कई चीज हैं, जैसे ग्रामीण पर्यटन, ये कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन सका। और कई चीज ऐसे हैं, सांस्कृतिक विरासत डूब रही है, तहस नहस हो रही है, उसका अस्तित्व मिट रहा है। ये सभी चीजों का चुनावी मुद्दा भी बने, जिसमें बुद्धिजीवी भी आए, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए लोग भी आए, ऐसा मुझे लगता है। जी धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सही। आपने नालंदा के संस्कृति और उसके वैभव पे बहुत अच्छी बात कही, और साथ ही राजनीतिक जो एक उपेक्षा का केंद्र या शिकार होता रहा है नालंदा, इसको भी आपने बताया। प्रशांत जी से अब हम पूरे कार्यक्रम को कंक्लूड करेंगे आपके वक्तव्य से। तो आप उन पहलुओं पे हमारा ध्यान, हमारे दर्शकों का आकर्षण करें कि जो इस परिचर्चा में कहीं न कहीं छूट गया है, या ऐसा ऐसी सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐसा कोई भी ऐसी बात जो अभी तक की परिचर्चा में सामने उभर के नहीं आया, उस पर हमारे दर्शकों को बताएं। लगभग हर क्षेत्र को लोगों ने छू ही लिया है, कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं है। और पर्यटन, सचमुच में पर्यटन ही यहाँ की सबसे बड़ी खुराक बन सकती है। और वो जो गुरुकुल की परंपरा जो थी, सर ने ठीक कहा कि अब वो अर्थ आधारित हो गई है, लेकिन उसको अर्थ आधारित करना तो जरूरी है ही, आज के समय में वो मौजूद भी है। लेकिन जो चारित्रिक पतन हो रहा है, लोगों में आध्यात्मिक समझ, आध्यात्मिक की ओर रुझान है, वो कम होता जा रहा है, जिसके लिए कि हम विख्यात थे। उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पर जो नया बन रहा है, उसके पाठ्यक्रम भी इसी से मिलते जुलते हैं। क्योंकि अगर हमारा चरित्र उन्नत नहीं होगा, हमारी समझ का स्तर उन्नत नहीं होगा, तो हम क्या सोच सकते हैं समाज के लिए। ये बहुत जरूरी है और ये स्कूल लेवल से करना जरूरी है। तो मेरा विचार ये है कि शिक्षा नीति जो बदली है केंद्र सरकार की, उसका बहुत अध्ययन तो नहीं किया, लेकिन फौरी तौर पर मैंने अध्ययन किया, तो उसमें ये चीजें आई हैं। स्कूली शिक्षा का प्रारूप बदलने की जरूरत है। वो विद्यालय की शिक्षण पद्धति अब उतनी प्रासंगिक नहीं रह गई है, लगभग अप्रासंगिक हो गई है। और जो ये मारपीट, द्वेष, क्लेश समाज में जो फैल रहा है, जो कि हमारे विकास को में बाधक होता है, घर में ही मामूली सा झगड़ा होता है तो आदमी तनाव में हो जाता है और आगे का विकास का या आगे की कार्य योजना के बारे में नहीं सोच सकता। तो जब तक हमें नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता था जब हम छोटे थे, तो अब लगता है कि अब के स्कूलों में ये नागरिक शास्त्र पढ़ाया नहीं जाता। तो इन सब चीजों की ज्यादा आवश्यकता है, लोगों को शिक्षित करने की, सभ्य बनाने की। शिक्षित करना और कि वो कुछ कमा ले, खा ले, बस इतने भर से काम नहीं चलने को है। उसको सभ्य भी बनाना होगा, जवाबदेह नागरिक भी बनाना होगा, उसकी समझ का स्तर भी ऊंचा करना होगा। उसी में सारी समस्या का हल छुपा हुआ है। वर्तमान पीढ़ी या जो प्रौढ़ हो चुकी पीढ़ी या बुजुर्ग हो चुकी पीढ़ी, उससे बहुत ज्यादा अपेक्षा हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो संघर्ष कर रही है या संघर्ष कर चुकी है। कम से कम नई पौध को तो हम लोग
गढ़ ही सकते हैं। इससे हमें लगता है कि सब लोग सहमत होंगे कि उनकी गढ़न अगर अच्छी होगी तो निसंदेह हमारा भविष्य उज्जवल होगा। और उसी ढंग से हमें पढ़ाई लिखाई कराने की जरूरत है। और तमाम समस्याओं का हल, वो कृषि हो, कृषि को हम पढ़ाई का हिस्सा नहीं बनाते हैं, 5वें छठे से क्यों नहीं कृषि पढ़ाते हैं और बात करते हैं कि उन्नत कृषि हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या बड़े होकर हम किसान नहीं बन सकते? क्या बड़े होकर हम कृषि वैज्ञानिक नहीं बन सकते? हमने विकल्पों का बहुत ही अभाव स्कूली जीवन में, स्कूली पाठ्यक्रम में विकल्पों का अभाव है। जितने रोजगार के विकल्प हैं, बच्चा अगर आईएएस बनने की मंशा लेके या डॉक्टर बनने की मंशा लेके पढ़ता है या इंजीनियर बनने की मंशा लेके पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि सब बन जाते हैं। सब बाद में कुछ न कुछ दूसरे रोजगार से ही जुड़ते हैं। जैसे मैं पत्रकार बना, तो अगर वो 5वीं छठी कक्षा से ही बच्चे के मन में आए कि मैं पत्रकार बनूंगा, तो वो जो बनेगा, वो जो समाज को दृष्टि देगा, वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आईएएस के बाद या आईए के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पत्रकार बनने की कोशिश करते हैं और बनते हैं, जब कहीं विकल्प नहीं मिलता है तो वो दृष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि वो बचपन से ही वो सूक्ष्म दृष्टि लेके चलेगा कि किस तरीके से समाज को देखना, समाज को क्या बताना है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा को व्यापक बनाने की जरूरत है और विकल्प हमारे पास बेहद कम है। हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम 5-6 चीजों पर ही फोकस करते हैं, जबकि विकल्प हमारे पास 100 से 200 तक पहुंच जाएंगे खूब आराम से। हम बहुत बढ़िया प्लम्बर बन जाए, हम बहुत बढ़िया कोई पढ़ाई बन जाए, हम बहुत अच्छे ये कुछ और शिल्पी बन जाए, हम बहुत बढ़िया ये सब जो चीजें हैं, इन सब चीजों को फोकस करने की जरूरत है। तब हमारे में सृजन क्षमता आएगी। अगर बचपन से हम ये सोच लेके चलेंगे और कोई काम को छोटा बड़ा, गांधी जी कहते थे कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन वो सब किताबों में। तो दरअसल हम स्कूली शिक्षा में इन सब चीजों को इसलिए नहीं लाते हैं कि हम हेय दृष्टि से देखते हैं, अंत में काम विवश होकर वही करते हैं जब कहीं नहीं कोई मौका मिलता है। लेकिन ये हेय दृष्टि से देखने वाली चीज है, बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, सुनारी, ये सब चीजों को विकसित तौर पर हम डिजाइनर सोच बना सकते हैं बच्चे की, कि भाई बचपन से ही वो कहने कि नए नए डिजाइन करने लगे। हम डिजाइनर सोच बना सकते हैं मकान बनाने वाले की, कि भाई बचपन से ही उसमें ये सृजन क्षमता हो। घरौंदा बनाते थे कि नहीं, हम बच्चियां घरौंदा बनाती थी ना, लेकिन हम इसको हेय दृष्टि से देखते हैं, अरे मेरा बेटा ऐसे बनेगा, मैं सब के सब आईएएस, सबके सब आईपीएस, सबके सब डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? तो ये चीजें, ये मानसिकता बदलने की जरूरत है। कुल मिलाकर समाज में अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक गौरव यात्रा, एक स्वाभिमान यात्रा की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि सरकार प्रायोजित नहीं हो, समाज प्रायोजित हो, ताकि लोगों को लिटरेट किया जा सके कि नालंदा क्या है, नालंदा में रहना कितना गौरवशाली है और नालंदा को हम बेहतर से बेहतर कैसे बना सके। रामविलास बाबू ने याद किया कि पैमार नदी के किनारे वो चावल धान की खेती होती थी, वो धान फिर से हम कैसे रिटर्न बैक लाए। कुछ युवाओं ने प्रयास किया, यहाँ पर ईख की खेती होने लगी। आप नीचराज रोड से निकलेंगे तो 100 ईख करने वाली मशीन लगी हुई, वो सालों भर ईख का रस लोगों को पिलाती है। अच्छा लगता है, पर्यटन की दृष्टि से भी अच्छा लगा है। लोग घूमने जो आते हैं, रुकते हैं, वहाँ पे ईख का रस पीते हैं। जब नालंदा में खेती नहीं होती है तो पता चला अभी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ से ही ईख लाकर लोग ये कर रहे हैं, पिला रहे हैं लोग। तो ठीक पीछे खेत, सामने दुकान, इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर चला है। तो यही सब चीजें करने की जरूरत है। हम बचपन में किसान नहीं बनाते हैं, हम बचपन में नेता नहीं बनाने का सोचते हैं। हम ये नहीं डालते हैं कि हाँ भाई तुमको नेतृत्व करना है, तुम्हें नेतृत्व करना है, तुमको वकील बनना है। तो जो कुछ नहीं कर पाया वो पत्रकार बन गया, जो कुछ नहीं कर पाया नेता बन गया। तो वैसे समाज से आप क्या अपेक्षा करेंगे? अभी मैं रो रहा हूँ कि इशू नहीं बन रहा, तो इशू क्यों बनेगा, कैसे बनेगा? क्योंकि जो लोग हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता हैं, उनको तो हम ही ने गढ़ा है ना, हम ही ने मौका दिया है ना।
और वो कुछ नहीं कर पाए, जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहे, तो अंत में नेतागिरी के लाइन में आ गए। समाजवाद का चोंगा पहन लिया। समाजवाद क्या है किसी नेता से पूछिए, बता नहीं सकेगा। दक्षिण पंथ क्या है, वामपंथ क्या है, वामपंथी दलों में भी कई भाई ऐसे हैं कि कुछ नहीं जानते कि उसका सोच क्या है। तो क्योंकि हमने वैसे ही लोगों को चुना है ना, जो कि बस जात पात धर्म विभेद करके जो आसान राजनीति है, तो जिनकी सोच का स्तर ही नहीं होगा वो आसान राजनीति तो करेंगे। और आप प्रबुद्ध हो, आप हम अगर प्रबुद्ध होने का दावा करते हैं तो हम भी उसी में टैकल, हम भी उसी धारा में बह रहे हैं। तो जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक चर्चा पर चर्चा नहीं होगी, जब तक अवेयरनेस अभियान नहीं चलाया जाएगा सामाजिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जब तक अभियान हम जैसे बोल रहे हैं, तो हम भी एक खंड में चला सकते हैं, 10-20-25 लोगों को जोड़ सकते हैं कि भाई देखो हमारा गौरव ये है। हमें जनप्रतिनिधियों से ऐसी अपेक्षा रखनी चाहिए, हम इन पहलुओं की ओर उनका ध्यानाकर्षण कर सकते हैं। और जहां तक हमारे जो जवाबदेही संस्थान की है, उस संस्थान की जवाबदेही की भी पूर्ति उस दौरान हो सकती है, अगर हम ऐसा चाहें तो। भाई हम दैनिक जागरण के संवाददाता हैं, भाई दैनिक जागरण में ऐसे ऐसे हम खबर भी छापेंगे, आप पढ़िए, तो वो संस्थान के स्वार्थ की भी पूर्ति होगी, समाज की भी उन्नति होगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर सिर्फ परिचर्चा तक ही हम कायम रहे, अगर फील्ड में नहीं उतरेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, फलाना करेगा दिमागा करेगा, उसकी सोच रखेंगे तो कभी बदलाव संभव नहीं है। और अंत में यही कहूंगा कि पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं नालंदा में, इसको विकसित करने की जरूरत है। और ये अगर कायदे से विकसित हो जाए और आवरण बदल दे, आवरण बदलने की आवश्यकता है नालंदा जिले को। अगर आवरण उतना खूबसूरत, इतनी खूबसूरत वादियां हैं, जितना इनका धार्मिक पर्यटन का महत्व है, धर्म और आध्यात्म की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से जितना महत्व है, उस हिसाब से हम अगर आवरण अपना चूंगा बदल लें तो ये बिहार ही नहीं पूरे देश की खुराक मिल सकता है नालंदा। इतनी ऐसी संभावनाएं हैं। यहाँ पर 200-300 करोड़ रुपया आप जाके उस चीज यहीं पे आ सकती है, तो वो अगर आएगी तो मार्केट में तो फ्लोट करेगा ना। तो क्लियर कट बात यही है। सारे दृष्टिकोण से हम लोगों ने बहस कर ही ली, तो अब मेरे ख्याल से आग्रह है प्रवीण जी से कि अब समापन की ओर बढ़ा जाए, क्योंकि हमारा अपना ग्रुप की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, उसमें हम शामिल। जी जी, नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बातें जो निकल के सामने आती हैं कि समाज के जो प्रबुद्ध हैं, प्रबुद्ध जन है, उन पर महती दायित्व है उनके कंधों पर कि वो समाज को एक ऐसी नई दिशा दें, और जो हमारी सांस्कृतिक और जो ऐतिहासिक हमारी विरासत है उसको संरक्षित करने में भी हमारी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। साथ ही साथ जिस तरह का राजनीतिक जो परिवेश है उसमें किस तरह से हम अपने जन नेताओं का चुनाव करें और किस प्रकार से एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना में अपनी योगदान अच्छे तरीके से करें, इसकी भी महती आवश्यकता है। आप सभी प्रबुद्ध जन, आप सभी विद्वत जनों का जो सहयोग इस कार्यक्रम में मिला है, उसके लिए मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से आप सब लोगों को नमन करता हूं। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया और अपनी बातों से नालंदा की जो विभिन्न चीजें थी, जो नालंदा की धरोहर है, इतिहास है, उसकी सांस्कृतिक और जो वहाँ की लोक जो धरोहर है उसके विषय में आपने विस्तार से बताया। साथ ही साथ विश्व स्तर पर, क्योंकि हम सब आशावादी हैं, विश्व स्तर पर नालंदा फिर से ख्याति प्राप्त करे, फिर से अपने उस प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करे, इसका संकल्प लेते हैं। हम सभी इसके लिए प्रयास करेंगे और आप लोगों का लगातार सहयोग लेते रहेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ आप सब लोगों को सादर नमन, धन्यवाद, और पुनः हम आपका सहयोग लेते रहेंगे इस संकल्प के साथ। धन्यवाद आप सब लोगों का। प्रवीण जी को भी धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर एक तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया, और इसमें उपस्थित साथियों मेरा भी नमस्कार। जी, अमित जी को भी नमस्कार।
अमित जी को नमस्कार, जिन्होंने ये पूरे कार्यक्रम के पीछे धन्यवाद मेरी ओर से भी। सब जी, अमित ठीक जी को ओके ओके, प्रवीण जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रशांत जी।